नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल में फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हो तो अब शुरू हो जाओ। डेली जो करंट अफेयर की क्लास आती है उसको ले लिया करो, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो इस क्लास को आप प्रतिदिन ले लिया करो। उससे क्या होगा, कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन इस क्लास से फंसेंगे। सर आपको क्या पता सिलेबस का? सिलेबस का पता मुझे इस प्रकार है, अगर आपके पास करंट अफेयर में क्वेश्चन कम मिलते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन मिलते हैं, वो तो इस क्लास में से आएंगे ही। इसके अलावा जो मैं स्टैटिक्स जीके कवर करवाता हूँ उसमें से भी कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो क्लास है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ो, नौकरी लगो। नौकरी नहीं लगोगे क्या होगा, घर परिवार के, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। ठीक है, और जो समाज के ताने होते हैं, घर परिवार के ताने होते हैं, वो ही भयंकर होते हैं। उस स्थिति में आदमी ऐसी दुविधा में चला जाता है कि कुछ कर नहीं पाता। कैसे? अगर आप तैयारी करते करते अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाय द वे अगर आप मोटे हो गए तो क्या बोलेंगे? सिलेक्शन हो गया तो भाई इसके पास तो हिलने डुलने के लिए भी टाइम नहीं था इसलिए मोटा हो गया। सिलेक्शन नहीं हुआ तो खाने पीने के अलावा क्या काम था, खा के पड़ा रहता था तो मोटा हो गया। बाल अगर आपके लंबे हैं तो उस पर भी कमेंट आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कमेंट आएगा इसको तो बाल कटाने के लिए भी टाइम नहीं था। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलेंगे चवन्नागिरी कर रहा है, बाल इसको क्यों कटाने हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप तेज सांस भी नहीं ले सकते हैं। अगर आप तेज तेज सांस लेते हो, आपका सिलेक्शन हो गया तो बोलेंगे सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है इसके पास, इतना पड़ता है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही बोलेंगे पूरे दिन पड़ा पड़ा सांस ही लेता रहता है, दूसरा इसके पास क्या काम है? अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ली तो ये बोलेंगे अगर सिलेक्शन हो गया तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके काम ही यही थे, पढ़ाई पे ध्यान किसका था। तो भाई ये समाज है, इससे बचना है तो सरकारी नौकरी आपको लेनी होगी। डेली करंट अफेयर की क्लास में जुड़ जाया करो। इसकी पीडीएफ कैसे क्या मिलेगी वो इस क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज अपन 13 दिसंबर 2024, जो कि आज 13 दिसंबर डेट है, आज का करंट अफेयर अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। यहां पर ये योजना बाद में आएगी, ग्रामीण शब्द पहले आएगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना को 2028-29 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक तो यही तरीका, आपसे यही पूछा जाएगा कि हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, तो उसका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। दूसरा टाइप यह बन सकता है ग्रामीण आवास, जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है उसको किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तो 2028-29। दोनों फैक्ट आपको याद रखने करंट की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन को लेकर पुराने जो फैक्ट है वो वापस नए हो गए, अब वो पुराने नहीं रहे हैं। तो क्या क्या फैक्ट है देखिए। इस योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि हम 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवा देंगे, सभी के लिए पक्के मकान उपलब्ध करवा देंगे। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हुआ। पता नहीं क्या इसके अंदर इश्यू आया कि अभी तक इसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको 28-29 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को इस योजना का नाम चेंज हुआ था। इसका मतलब पुराना नाम इसका क्या था, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना है वो इस योजना का पुराना नाम था। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। ये योजना, इसका क्रियान्वयन कौन करता है, कौन सा मंत्रालय करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को देखता है। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इस योजना को देखता है, इसका नोडल विभाग है। इसके अलावा इस योजना के अंदर होता क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल में जीवन करने वाले जो लोग हैं
जो ग्रामीण लोग हैं, विशेषकर इसके अंदर ग्रामीण को याद रखना है क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में नहीं है, ये जो पर्टिकुलर योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चल रही है। तो उन ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करने के लिए कुछ सहायता राशि देना है, और जिनके आवास बने हुए हैं और जर्जर अवस्था में हैं उनका पुनरुद्धार करने के लिए भी कुछ पैसे देने इस योजना का प्रमुख कार्य, इस योजना के अंदर ये कार्य किया गया। ठीक है, इसके अंदर पैसे कौन देगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो दोनों सरकारें इसमें मिलकर देती हैं। इसके अंदर ये योजना दो तरीके से काम करती है, एक तो मैदानी क्षेत्र में काम करती है, मैदानी क्षेत्र के लिए प्रावधान अलग है, एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रावधान अलग है। दोनों क्षेत्रों के लिए अनुदान राशि जो दी जाती है इस योजना के तहत वो भी अलग अलग है। कौन सी राज्य सरकार कितना देगी या कौन सी केंद्र सरकार, केंद्रीय राज्य सरकार कितना कितना देगी, वो भी इन दोनों योजनाओं के लिए अलग है। मैदानी क्षेत्र के अंदर तो 60-40 की हिस्सेदारी रहेगी, यानी 60% धन है वो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। वहीं अगर मैदानी पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अनुपात 90-10 रहेगा, जिसमें 90% है वो केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। ठीक है, इस योजना का जब नाम चेंज किया गया तो उसके कुछ प्रावधान भी चेंज किए गए थे। पहले इसके अंदर प्रावधान था कि जो आपका मकान होगा वो 20 वर्ग मीटर के अंदर फैला होगा, लेकिन अब 20 वर्ग मीटर को फैलाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ठीक है, 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर इसको कर दिया गया है, जिसके अंदर एक विशेष चीज लिखी गई थी कि जो खाना बनाने की रसोई है वो अलग से बनानी होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो इकाई सहायता राशि थी पहले, यानी एक मकान बनाने की सहायता राशि थी 17,000 थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1,20,000 कर दिया गया। 1.20 लाख यानी 1,20,000 कर दिया है। ये किसमें, मैदानी क्षेत्र के अंदर। और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इसको पहले 75,000 थी जिसको बढ़ाकर 1.30 लाख कर दिया, यानी 1,30,000 रुपए कर दिया है। ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं और इसके अंदर ये होता है। देखिए क्या है, पहली बात तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जिसको 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसको कौन चलाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। जब इसका शुभारंभ किया गया तब इसका लक्ष्य क्या रखा गया, 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है, फिर इसका 1 अप्रैल 2016 को नाम चेंज किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। इससे पहले नाम था इंदिरा आवास योजना। इसके अंदर मैंने आपको बताया जो बुआ पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल परिवार है, ग्रामीण जो बीपीएल परिवार है उनको मकान बनाने के लिए कुछ सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें केंद्र राज्य की 60-40 की हिस्सेदारी रहेगी। अगर वो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं तो वित्त की हिस्सेदारी 90-10 की रहेगी और जो राशि दी जाएगी वो 1,30,000 रुपए दी जाएगी। पहले इसके अंदर सिस्टम था कि आपका मकान 20 वर्ग मीटर के अंदर होना चाहिए, अब इसको बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया है और इसके अंदर एक विशेष प्रावधान किया गया है कि जो खाने का किचन है वो एक शौच किचन अलग से बनना चाहिए। तो ये भाई योजना थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है भाई, यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट दिवस है जिसको अपन ने 11 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया था? 11 दिसंबर को मनाया था। 11 दिसंबर को अपन ने एक दिवस और भी मनाया था जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। मैंने सोचा कि अगर एक क्लास के अंदर 2-3 दिवस के क्वेश्चन डाल देंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने कल ये क्वेश्चन नहीं डाला था, आज डाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी अपन 11 दिसंबर को मनाते हैं और यूनिसेफ की स्थापना दिवस भी 11 दिसंबर को मनाते हैं। अभी तक अपन ने कौन कौन से दिसंबर में दिवस मनाए हैं उसका एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं। वैसे मैंने कल करवाया था लेकिन आज फिर करवा देता हूं। 1 दिसंबर को अपन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को अपन 3 दिन मनाते हैं, ठीक है, यानी 3 दिवस एक साथ मनाते हैं 2 दिसंबर को। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को अपन विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को अपन कोई भी दिवस नहीं मनाते हैं, लेकिन मैंने कल आपको बताया था वापस अपन 7 दिसंबर को 3 दिवस एक साथ मना लेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस रहेगा, सशस्त्र झंडा दिवस मनाते हैं और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। फिर बात आती है 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को अपन बोधि दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 11 दिसंबर को 2 दिवस मनाते हैं, जिसमें एक तो यूनिसेफ स्थापना दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। तो दिसंबर के अंदर अपन ने ये दिवस मनाया है। 11 दिसंबर आप ध्यान रखना, यूनिसेफ स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए इसमें रोजगार दर इस शब्द को पकड़ना, क्योंकि जब भारत कौशल रिपोर्ट कल मैंने देखी, इस रिपोर्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा,
तो मैंने एक चीज इसके अंदर पाया कि इसके अंदर अलग अलग स्लैब के अंदर अलग अलग रैंकिंग थी। रोजगार दर के अंदर शीर्ष राज्य केरल रहा था। कौन सा रहा था? केरल रहा था। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी विस्तृत विवरण कर देते हैं। देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है, इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान किसका है, और उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। यही जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। वही अगर भारत की कोई रिपोर्ट है यानी राष्ट्रीय कोई रिपोर्ट है, उसके अंदर ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट को किस बेसिस पे जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर कौन से राज्य अव्वल हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये भारत कौशल रिपोर्ट है 2025 की, जो कि हर साल वहील बॉक्स के द्वारा जारी की जाती है। एक वहील बॉक्स नाम की संस्था है, ये वहील बॉक्स संस्था है, वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। क्या ये वहील बॉक्स संस्था अकेली इस रिपोर्ट को जारी करती है? नहीं, इसके अंदर इसके मददगार हैं, अलग अलग संगठन है जो इसकी मदद करते हैं। उसके बाद में वहील बॉक्स इसको जारी करता है। कौन कौन से? एक तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको IIT बोलते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ये तीन संस्थाएं इसका सहयोग करती हैं। और इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? वहील बॉक्स इस रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ठीक है, तो ये संस्थाएं कैसे क्या करती है, ये रिपोर्ट कैसे क्या बनती है, इसके लिए एक एग्जाम होता है। इस रिपोर्ट के लिए ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं JET शॉर्ट में इसको बोला जाता है, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर अलग अलग विद्यार्थियों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इस टेस्ट को ज्वाइन करवाया जाता है। और ये जो भी उम्मीदवार इसके अंदर शामिल होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनका क्या स्कोर रहा उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इसको इंडिया स्किल रिपोर्ट बोलते हैं, कौशल को स्किल बोला जाता है। जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 आई थी, उसके अंदर केरल को 71% रोजगार दर मिली थी। कितनी? 71% का आंकड़ा है। रोजगार दर का प्रतिशत क्या है? 71% है। ठीक है, इसके अलावा केरल कंप्यूटर के कौशल के अंदर तीसरे स्थान पर रहा था। और 18 से 21 आयु वर्ग का जो समूह है, आयु समूह है 18 से 21 वर्ष का, उसके अंदर रोजगार योग्य प्रतिभा के अंदर केरल दूसरे स्थान पर रहा था। मैंने बोला ना कि इसके अंदर अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, स्लैब के हिसाब से। जैसे कंप्यूटर कौशल के अंदर तीसरे स्थान पर रहा था। 18 से 21 आयु का अगर कोई नौजवान है, वो रोजगार योग्य है या नहीं है, उसकी क्या रोजगार को लेकर उसकी क्या प्रतिभाएं हैं, उन सब को लेकर दूसरे स्थान पर रहा है केरल। ठीक है, और उसके अंदर ये लिखा था कि जो केरल है संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। ठीक है, उससे पहले 4 राज्य और है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 71% केरल की रोजगार दर थी कौशल रिपोर्ट के हिसाब से। वहील बॉक्स इसको जारी करता है। इसके अंदर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसके अंदर सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? ये क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा लग रहा है, लेकिन वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, एक स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जिसका 91% तक कार्य भी पूर्ण हो चुका है। जो 100 शहर है उनको जो वित्त देना था वो वित्त भी दे चुकी है भारत सरकार, वो एक अलग है। स्मार्ट सिटी मिशन अलग है। केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? तो 8। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन की प्रबल संभावना, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसी फॉर्मेट में आने की पूरी संभावना रहेगी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से अपने एक एक सिटीज के लिए प्रस्ताव मांगे गए। बोले आप बताओ आपको कौन सी सिटी को विकसित करवाना है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर एक शहर को विकसित किया जाएगा। 23 राज्यों ने इसमें हिस्सेदारी ली है और टोटल 28 प्रस्ताव दिए हैं। यानी कई राज्यों ने 2-2 प्रस्ताव भी दिए होंगे। तो ज़्यादा होशियार था, ढेर होशियार था, उसने बोला होगा कि चलो यार हमारे 2 कर दो। पर इसके अंदर ये प्रावधान रखा गया है, वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आप इस दोनों में से आप सेलेक्ट कर लो, केंद्र सरकार को ये बोल दिया जाए कि हमारे ये 2 शहर इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लो, तो 23 राज्यों ने अपने 28 शहरों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए का वित्त है इसके लिए। 8 नए स्मार्ट सिटीज बनेंगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और जो भी वर्तमान के अंदर मौजूदा स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उसका 91% कार्य है वो पूरा हो चुका है और उसके अंदर 100 शहर जो है उनको वित्त पोषित कर दिया गया है। दुनिया के पहले $400 बिलियन नेटवर्थ वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन मेरे से अच्छा आपको पता है, क्योंकि आप पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, पूरे दिन ट्विटर चलाते रहते हो। ठीक है, एक्स जिसका भूतपूर्व नाम क्या था, ट्विटर था, उससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। एलन मस्क, जो एलन मस्क हैं वो दुनिया के पहले $400 बिलियन
नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है एलन मस्क की टोटल संपत्ति है वो 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गई है, ठीक है। उसके अंदर विशेष योगदान रहा 50 बिलियन का जो स्पेसएक्स का शेयर था उसकी बिक्री, और टेस्ला का जो रिकॉर्ड था, जो टेस्ला का जो प्रदर्शन था वो वास्तव में काबिलियत तारीफ रहा था कल। इसी के चलते इनकी नेटवर्थ है वो 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। एक ही दिन के अंदर उनकी संपत्ति 62.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 447 बिलियन तक पहुंच गई थी। मात्र एक दिन में कितनी? 62.8 बिलियन से बढ़कर 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, ठीक है। और एलन मस्क का एक एआई स्टार्टअप है XAI जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका भी अगर इसमें हिस्सेदारी देखी जाए तो वो 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी और जो सरकारी क्षेत्र है उसके अंदर एलन मस्क का क्या प्रभाव है, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तब से यही उम्मीद थी कि कभी ना कभी एलन मस्क जरूर छलांग लगाएंगे, आखिरकार छलांग लगा दी है, ठीक है। एक फैक्ट और बताऊं मैं आपको, विश्व के जो 500 सबसे अमीर व्यक्ति है ना उनकी कुल संपत्ति 10 ट्रिलियन है। कितनी? 10 ट्रिलियन। जो विश्व के 500 सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी टोटल संपत्ति कितनी है? 10 ट्रिलियन उनकी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन क्या है? कितनी भारतीय परियोजनाओं ने यूनेस्को विरासत संरक्षण पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूनेस्को ने अभी विरासत संरक्षण पुरस्कार दिए थे अलग अलग योजनाओं को, जिसमें से भारत की 2 योजनाओं ने यह पुरस्कार जीता है, यूनेस्को विरासत संरक्षण पुरस्कार जीता है, ठीक है। अब ये 2 योजनाएं कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो 2 भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाएं हैं, विरासत संरक्षण परियोजनाओं का मतलब आप समझते हो ना, जो अपनी पुरानी विरासत है, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारी पहले की पीढ़ियां थी, वो हमारे लिए जो विरासत छोड़ के गई है, जिसमें किले हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, उनका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं चलाई थी और उनका क्रियान्वयन अच्छे से हुआ तो यूनेस्को ने उनको एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 पुरस्कार दिया, ठीक है। एक अबतसराय मंदिर संरक्षण परियोजना थी जो कि तमिलनाडु के सुकाचली के अंदर चलती थी। इसके अलावा एक बीजेपी सीआई संरक्षण परियोजना थी जो कि मुंबई के अंदर चलती थी। इन 2 परियोजनाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि जो अपनी विरासत है उसका संरक्षण हो सके, उनका जीर्णोद्धार हो चुके, ठीक है, और उसके अंदर क्या नया परिवर्तन हो सके, उनके प्रयास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ये पुरस्कार देती है। भारत की 2 परियोजनाएं, ठीक है। अबतसरायसर जो मंदिर है तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, तुकाची तमिलनाडु के अंदर है, उसके लिए मंदिर संरक्षण परियोजना चली थी। एक बीजेपी सीआई संरक्षण परियोजना जो कि मुंबई में चली थी। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना मुझे। मैंने एक दिन आपको अच्छे से पढ़ाया था यूनेस्को के बारे में, सारी चीजें मैंने एक दिन डिटेल में आपको पढ़ाई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है एक बार बताओगे मुझे? बता तो लोगे कितना क्या पढ़ते हो, बताओ। नहीं पता? पेरिस के अंदर है। पेरिस फ्रांस, लो पूरा लिख देता हूँ यार, और क्या। पेरिस फ्रांस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है और यूनेस्को ने ये 2 अवार्ड दिए हैं, पुरस्कार दिए हैं भारत को, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम पत्रिका प्रतिवर्ष एक पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है, दिसंबर महीने में, लगभग दिसंबर महीने के अंदर देती है। इस बार का ये अवार्ड है ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमला हैरिस को हराया था। ये पुरस्कार किनको दिया जाता है पता है? ये पुरस्कार उन महान हस्तियों को दिया जाता है जो पिछले 1 वर्ष के अंदर किसी न किसी क्षेत्र के अंदर उन्होंने अद्भुत कार्य किया हो या किसी न किसी क्षेत्र के अंदर विशेष चर्चा में रहे हों, उसको यह अवार्ड दिया जाता है टाइम्स पत्रिका की ओर से पर्सन ऑफ द ईयर। इससे पहले 2016 के अंदर भी ये जो अवार्ड है, कब? 2016 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, 2024 में वापस दिया गया है। राजनीति के अंदर इन्होंने वापस चुनाव जीता है और वो भी राष्ट्रपति का चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था, कमला हैरिस को हराया है। इसीलिए टाइम्स पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ये महान उपलब्धि, इस महान उत्थान के लिए ये पुरस्कार दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट के सेक्शन के अंदर शतरंज का जो क्वेश्चन आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारतीय शतरंज के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो करंट के अंदर उनको बार बार पूछा जाता है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं?
3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डी गुकेश। डी गुकेश भारत के खिलाड़ी हैं और विश्व के जो विश्व शतरंज चैंपियन है उसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, भारतीय ग्रांड मास्टर डी गुकेश हैं, वो भी सिंगापुर के अंदर डिग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ये किस क्रम की थी? 18वीं क्रम की जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप थी सिंगापुर के अंदर हो रही थी। कल उन्होंने डिग लिरेन को हराया था और डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 18वां सीजन था वो अपने नाम किया था। ठीक है, इस सीजन में टोटल 14 मैच हुए थे इन दो खिलाड़ियों के मध्य, जिसमें से 3 मैच गुकेश ने जीते थे और 2 डिक लिरेन ने जीते थे, बाकी के 9 मैच ड्रॉ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा डी गुकेश ने एक गैरी कास्परोव नाम का एक शतरंज का खिलाड़ी है, उसका एक विश्व रिकॉर्ड था जिसको तोड़ा है। उसका विश्व रिकॉर्ड क्या था? सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन था गैरी कास्परोव। तो अब कौन बन गए गैरी कास्परोव की जगह? डी गुकेश। इसलिए इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा इसके साथ, इसलिए एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा विश्वनाथ आनंद के बाद में ये दूसरे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कौन? विश्वनाथ आनंद, आप जानते हो शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भारत के। 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सर आप कहाँ 2034 पे पहुंच गए? 2034 से पहले भी तो एक है ना, उसका तो आ गया बेटा। उसका जो 2024 से पहले जो होने वाला है, ठीक है, 2030 के अंदर जो टूर्नामेंट होने वाला है, 2030 वाले का तो पहले ही आ चुका है और वो आपने पढ़ लिया है। अब कल 2034 वाले का भी आ गया। पहली बात तो फीफा है, वो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है, फीफा पुरुष विश्व कप है। 2034 के अंदर इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सऊदी अरब 2034 के अंदर जो पुरुष फुटबॉल विश्व कप होगा उसकी मेजबानी करेगा और ये मेजबान के रूप में पहला मौका है सऊदी अरब के पास, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मोस्ट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2030 के अंदर जो टूर्नामेंट होना है वो 3 देशों के अंदर होना है संयुक्त रूप से, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। कहाँ पर? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, 3 जगहों पर संयुक्त रूप से होना है। इसके अलावा उरुग्वे, अर्जेंटीना और प्रागवे के अंदर जो उस टूर्नामेंट के शताब्दी मैच होंगे वो कहाँ पर होंगे? उरुग्वे, अर्जेंटीना और प्रागवे के अंदर। बाकी इस टूर्नामेंट की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ध्यान रखना है 2030 के बारे में भी, 2034 के बारे में भी। 2034 तो सऊदी अरब अकेला करेगा, 2030 के अंदर स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेगा। इसके अलावा जो शताब्दी मैच होंगे वो उरुग्वे, अर्जेंटीना और प्रागवे के अंदर होंगे। ठीक है, ये आपको कैसे पता लगा सर 2034 के अंदर सऊदी अरब के अंदर होगा? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। अच्छा, कई बच्चों की ये शिकायत भी है कि सर क्या है आप पढ़ के पढ़ा देते हो, तो भाई करंट अफेयर आता ही पढ़ने के लिए है। अच्छा, कल क्या होने वाला आपको पता है? परसों क्या होने वाला आपको पता है? नहीं है ना, तो परसों आएगा तब देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, जिस टॉपिक के बारे में करंट अफेयर आता है, अच्छा उस टॉपिक को मैं पहले से पढ़ लूँ। अच्छा, इसका मतलब तो ये वाह दुनिया का गूगल में ही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ज़्यादातर टॉपिक की नॉलेज रहती है, जिसकी नहीं लेती उसकी लेनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये कल की घटनाएं हैं, कल रात की ज़्यादातर घटनाएं कल शाम की हैं और इसमें से कुछ घटनाएं आज सुबह की भी हैं। और अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, इसको भी आप छोटा मत समझो कि कोई आदमी इतना अगर याद करके आपको पढ़ा दे। ठीक है, तो सब किसी भी क्षेत्र में आदमी कभी निपुण नहीं होता है, प्रयासों से होता है, प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तभी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अगर आपकी शिकायत है तो आप ऐसा गूगल ढूंढिए, बिल्कुल आप आज़ाद हो हमारी ओर से। बाकी कोशिश मैं यही करता हूँ कि जितना भी पुराने एग्जाम हुए हैं उसके अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन किस टॉपिक में से किस तरीके से पूछा जाता है उसका मैं रिसर्च अच्छे से करता हूँ। यानी राजस्थान में स्टेट पीसीएस आरएस का एग्जाम होता है, आरएस के एग्जाम के जितने भी पेपर हैं उनमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ। अच्छा, वो क्वेश्चन पुराने हो गए हैं क्योंकि करंट पुराना हो जाता है, आपको बताएं, लेकिन किसी प्रतियोगिता में से क्या पूछा जा सकता है, आयोजन जो होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, तो मेरा फोकस रहता है वो चीज़ें ज़्यादा बताई जाए। बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक जो भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका डिटेल एनालिसिस होना चाहिए, 360 उसका ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पता ऐसे चला, सऊदी अरब 2034 के अंदर जो फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा, फीफा की एक असाधारण कांग्रेस की बैठक हुई थी कल, जिसके अंदर 211 सदस्य देशों ने भाग लिया था और इन्होंने ये बताया था कि सऊदी अरब 2034 के अंदर पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ठीक है भाई, ये था 13 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, प्रतिदिन आपकी मेरी क्लास होती है, पिछले 3 महीनों से मैं प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर करवा रहा हूँ,
तो जो डेली करंट अफेयर आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? वैसे तो देखो मंथली जो पीडीएफ है वो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, लेकिन डेली की पीडीएफ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके लिए नंबर है 9887809083। इस पर आपको मैसेज करना है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो उनको बता देना, सर आपकी जो डेली की राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर होती है उसके हमें डेली की डेली पीडीएफ भेज दिया करो जो डिटेल एनालिसिस की। वो ऑटोमेटिक आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, इसका मतलब प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। फिर आपको डेली क्लास के बाद में वहाँ पर डेली पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। 90% तो ऐसा होता है कि क्लास से पहले ही मैं डलवा देता हूँ कि चलिए आप इस पीडीएफ को डाल दीजिए। और ये है अपना वेबसाइट infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज होती है ऑल इंडिया में उसके हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो इसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे फैक्ट, सारी किताबों का सार एक जगह, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अपना इंस्टाग्राम है infusion/notes के नाम से, ठीक है, ये देख लीजिए आप infusion/notes। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होते हैं उसको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करते हैं, और करंट अफेयर की समरी भी यहाँ पर हम डालते हैं, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।